गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। और लास्ट वीडियोस में हमने लेजिस्लेचर जो इसका फर्स्ट ऑर्गन है उसके बारे में डिस्कस किया था। और उसमें हमने लोकसभा के फॉर्मेशन और पावर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम राज्यसभा की पावर्स और इसके फॉर्मेशन को भी हम देख चुके। थर्ड पार्ट आता है प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, तो हम इसको यहाँ डिस्कस ना करके इस पार्ट के अंदर ठीक है डिस्कस करेंगे। तो लेजिस्लेचर जो फर्स्ट ऑर्गन है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड ऑर्गन यानी एग्जीक्यूटिव हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर पीएम, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव द सेकेंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव। ये हमें पता है कि गवर्नमेंट का सेकेंड ऑर्गन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। और इसका मेंबर है प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज एन ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया। यानी आर्टिकल 52 में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 52 में मेंशन किया गया है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है? द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ही विल यूज दैम विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल नंबर 52 में तो ये मेंशन है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल नंबर 53 ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव है इसके सारे पावर्स किसके पास होंगे? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग उन्हें इस्तेमाल करेगा। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है इसका हेड कौन होता है? पीएम होता है। तो अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो वह पीएम की एडवाइस पर ही काम करेगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन शामिल है हम पहले भी देख चुके हैं थोड़ी देर पहले। प्रेसिडेंट आता है जो इसका नॉमिनल हेड है। नॉमिनल मतलब नाम मात्र के लिए। एक्चुअल हेड कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसको कई की जगह हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी पढ़ते हैं, यानी नॉमिनल बोल लो या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोल लो, एक ही बात है। ठीक है। फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल। तो इन सब से मिलकर क्या बनी होती है? एग्जीक्यूटिव बनी होती है। यहाँ पर यूनियन एग्जीक्यूटिव नाम लिखा रहा है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी इंडिया के अंदर पावर को, जो शक्ति है सरकार की, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ज़्यादा शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है और उससे थोड़ी कम शक्तियाँ स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई हैं। तो जो सेंट्रल के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है, यानी केंद्र सरकार की जो एग्जीक्यूटिव है, केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है, उसे कहते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है। और जो सब स्टेट्स के अंदर एग्जीक्यूटिव होंगी, यानी हर स्टेट है, राजस्थान की, हरियाणा की सरकार की, तो जो राज्य सरकारों में, स्टेट गवर्नमेंट्स में जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्हें स्टेट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट। और जो इसका हेड होता है, नॉमिनल हेड, ये बार बार में नहीं लिखा होगा या बार बार में बताऊंगा भी नहीं। जो नॉमिनल हेड बोल लो या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, कौन होता है एग्जीक्यूटिव का? प्रेसिडेंट। बट प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द एक्चुअल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। लेकिन जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वह अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ इसका एक्चुअल हेड होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का। इंडिया हैज़ एडोप्टेड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटेन। भाई, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी हमारे देश में सरकार चलाने के लिए या सरकार का जो ढांचा है उसमें हम एक संसद होगा, संसद देश के लिए कानून बनाएगा। ठीक है। तो ये तरीका हम अपनाते हैं। तो ये तरीका हमने कहाँ से उठाया है? ये तरीका हमने उठाया है ब्रिटेन से। तो जो भारत के प्रेसिडेंट की जो सिचुएशन, स्थिति जो है, ठीक है, जो पोजीशन है, वो पोजीशन बिल्कुल वैसी है जैसे कि ब्रिटेन में वहाँ के किंग की है।
ठीक है। अब क्वालिफिकेशंस क्या क्या रिक्वायर्ड हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स्ड द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन who wants to be elected for the post of the president of India। तो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्वालिफिकेशंस को फिक्स किया गया है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहता है उसमें वो सारी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। अब वो देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी ऑफ एज 35 और मोर, उसकी उम्र 35 या 35 से ज़्यादा, यानी 35 या 35 से ज़्यादा होनी चाहिए। ही शुड हैव द क्वालिफिकेशंस टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, और उसमें वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि एक लोकसभा के मेंबर के अंदर होती है। ठीक है, तो इस एक लाइन में ही इसने प्रेसिडेंट के चुनाव जो व्यक्ति लड़ रहा है उसमें वो सारी क्वालिफिकेशन भी इंक्लूड कर दी जो कि लोकसभा के मेंबर को चाहिए। ठीक है, यानी उसमें वो सारी योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सके। ही शुड नॉट होल्ड एनी हाउस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, और वो ना तो किसी सेंट्रल, इंडियन गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट समझिएगा, ना तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी लाभ के पद पर काम कर रहा हो, ना स्टेट गवर्नमेंट में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो। ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज मेंटली डिसेबल, वह मेंटली डिसेबल ना डिक्लेयर किया गया हो थ्रू एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के द्वारा। एंड शुड नॉट बी बैंकरप्ट, और वह दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशन उस व्यक्ति में होनी चाहिए जो भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेना चाहता है। अब हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने नंबर आर्टिकल में प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है, उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। अब हम देखेंगे इलेक्शन कैसे होता है, या इलेक्शन में जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको चुनने वाले लोग, इलेक्ट करने वाले लोग कौन होते हैं। तो द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। देखो, जहाँ पर भी इनडायरेक्टली वर्ड आ जाए इसका मतलब ये है कि आम जनता उस चुनाव में डायरेक्टली भाग नहीं लेती, यानी आम जनता खुद जाकर वोट डालकर उस व्यक्ति को नहीं चुनती। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में हम लोग जो 18 साल या 18 साल से बड़े जो लोग हैं वो जाकर डायरेक्टली वोट या वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो क्या होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is elected indirectly by an electoral college। इलेक्टरल कॉलेज ग्रुप ऑफ पीपल्स है। इलेक्टरल कॉलेज को हिंदी में कहते हैं निर्वाचक मंडल, यानी कुछ लोगों का समूह जो मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इनमें कौन कौन लोग आते हैं, यानी इस ग्रुप में कौन कौन लोग आएंगे, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कौन से सिस्टम से इलेक्शन होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, बाय मीन्स ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, यानी आप वोट तो एक ही डालते हो। यानी एक बार मैं बोल रहा हूँ समझाने के लिए कि मान लीजिए आप इलेक्टरल कॉलेज का हिस्सा हैं और आप वोट डालें, तो आप वोट तो एक ही डालेंगे, लेकिन वो वोट ट्रांसफ़र भी हो सकता है नेक्स्ट कैंडिडेट को। मान लीजिए कि 3 लोग ए, बी और सी इलेक्शन में खड़े हुए हैं। ठीक है, 3 लोग ए, बी और सी प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर खड़े हैं और आप उस तीनों को ही वोट डालते हैं। वोट एक ही रहता है, लेकिन क्या रहता है, एक बैलेट पेपर आता है, उनके उस बैलेट पेपर में ए, बी और सी लिखा रहता है और आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सबको नंबर देते हैं। अब ए आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दीजिए उस बैलेट पेपर में, यानी मतदान पत्र में। बी आपको थोड़ा कम पसंद है, सी आपको सबसे ज़्यादा पसंद, मान लो बी से थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो ए को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, उसके आगे 1 लिख दिया। सी के सामने आपने 2 लिख दिया कि अगर ए ना बने तो 2 सी बन जाए। और बी आपको सबसे कम पसंद है, उसके आपने 3rd प्रेफरेंस दे दी। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दी है ए को, सेकंड प्रेफरेंस आपने दी है सी को,
और थर्ड प्रेफरेंस यानी दी है आपको सी को। तो मान लीजिए कि ए फर्स्ट राउंड्स में बाहर हो जाता है, यानी आपने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दी लेकिन औरों ने नहीं दी, तो वो फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया। लेकिन आपने सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया था? सी को दिया था। तो सेकंड राउंड में वो वोट किसके पास चला जाएगा? सी के पास चला जाएगा। वोट आपने एक ही डाला है, एक ही बैलेट पेपर पे वोट डाला है, लेकिन तीनों कैंडिडेट को आपने क्या दिया है? नंबर दे दिए, चॉइस दे दी कि पहली चॉइस मेरी ये है, सेकंड चॉइस मेरी ये है, थर्ड चॉइस मेरी ये है। तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक ही वोट दूसरे को, तो उसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एंड सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट यानी जो आप वोट डालोगे, जो जो पेपर रहेगा बैलेट पेपर, वो आप किसी को दिखाओगे नहीं, एक बॉक्स रहेगा उसमें सीक्रेटली, उसमें जो आपकी प्रेफरेंस है वो नोट की, उसको फोल्ड किया, उस बैलेट पेपर में, सॉरी बैलेट बॉक्स में डाल दिया। अब प्रोसेस क्या है उसको थोड़ा सा हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी होल्ड इनडायरेक्टली इन विच, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होगा, और उसमें क्या क्या शामिल है देखते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स, यानी जो, अब हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन तो प्रेसिडेंट का होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर एक वर्ड आया था इलेक्टरल कॉलेज। अब हम देखेंगे उस इलेक्टरल कॉलेज में, यानी ग्रुप ऑफ पीपल जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, कौन कौन लोग होते हैं। तो फर्स्ट है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, इसकी बात कर रहा हूँ। इलेक्टरल कॉलेज कौन लोग चुनेंगे प्रेसिडेंट को, हम तो चुनते नहीं हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। यहाँ पर देखो राज्यसभा, लोकसभा के जो दो एंग्लो इंडियन होते हैं उनको हमने इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पर हमने उन 12 को, राज्यसभा के जो 12 पीपल हैं, मेंबर हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, उनको हमने इंक्लूड नहीं किया है। फिर है मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, जितने भी इंडिया में राज्य है वहाँ की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स। अकॉर्डिंग टू द 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज विल बी प्रेजेंट। पहले यूनियन टेरिटरीज को शामिल नहीं किया जाता था, सिर्फ स्टेट्स के लेजिस्लेचर के मेंबर और लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स को ही शामिल किया जाता था। लेकिन 1992 के अंदर हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। और कौन सा संशोधन था? 70वां, यानी 70th। उसमें ये कहा गया कि भाई जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लोगों को भी प्रेसिडेंट के चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति मिले, और तब से यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्ट लेते हैं। तो ये तो दो बातें हमने सीखी। पहला इनडायरेक्ट इलेक्शन है, दूसरा इलेक्टरल कॉलेज में कौन कौन लोग आते हैं, यानी कौन लोग हैं जो कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज विल इलेक्ट द प्रेसिडेंट। ये हम ऊपर पढ़ चुके कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर्स है पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, यूनियन टेरिटरीज के, वो सारे हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति को चुनने के लिए इलेक्टरल कॉलेज में। ये हम पहले भी पढ़ चुके। द प्रेसिडेंट थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और किस तरीके से चुनेंगे? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के प्रोसेस से वो चुनेंगे। तो हमें ये ऊपर वाली बातें दूसरी बार मेंशन की गई है। इन दिस इलेक्शन वोटिंग इज डन थ्रू सीक्रेट बैलेट, और वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होगी। यानी ये सेम चीज़ें हैं जो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वही रिपीट हो रही है, लेकिन हमें एक बार देखनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू बिकम सक्सेसफुल इन द इलेक्शन द कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन अ मिनिमम कोटा। मान लीजिए जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, अगर उसे जीतना है इलेक्शन, तो उसे मिनिमम कोटा प्राप्त करना पड़ेगा, यानी ही और सी हैव टू गेट मिनिमम कोटा। द फॉलोइंग फॉर्मूला इज अप्लाइड टू डिटरमाइन दिस मिनिमम कोटा, यानी जीतने के लिए उन्हें मिनिमम कोटा लेना ही पड़ेगा किसी भी कैंडिडेट को,
और उसको निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो मिनिमम कोटा का फॉर्मूला क्या है, तो ये अकेला भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड, यानी डाले गए वैलिड नंबर्स, डाले गए वोट्स के वैलिड नंबर। मान लीजिए 100 वोट हैं, यानी 100 बैलेट पेपर्स डाले गए हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि बैलेट पेपर को ढंग से उस पर लिखते नहीं है, तो वो इनवैलिड मान लिया जाता है। कुछ लोग उसे डालने का ढंग गलत होता है, फोल्ड गलत करते हैं, तो उसे इनवैलिड यानी गलत करार दे दिया जाता है। तो 100 वोट डाले गए, 10 को हमने इनवैलिड कर दिया, तो 90 वोट जो है, 90 वोट्स जो क्या है, वैलिड है, तो ऊपर क्या लिख देंगे, 90। फिर है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। तो जितने लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, यानी हमने क्या लिखा था, ए बी और सी, यानी 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं, तो ऊपर 90 नीचे 3 डिवाइड बाई 1000। तो ये फॉर्मूला है मिनिमम कोटा डिटरमाइन करने का, जिससे पता चलेगा कि जो कैंडिडेट है वो कितने वोट उसको लेने ज़रूरी हैं जीतने के लिए प्रेसिडेंट का चुनाव। तो आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, और कोई भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।